जी कौन अकेडमी स्टूडेंट्स। और मोमेंटम के बेसिक्स पढ़ने के बाद अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बहुत इजी टॉपिक, लेकिन एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन वही जो हम एफएससी में पढ़ते आए हैं कि मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, या कांस्टेंट एक ही बात है, कंजर्व्ड या कांस्टेंट एक ही बात है। इसमें आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है पहले वो देख लेते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सटर्नल फोर्स जो है वो जीरो होती है, यानी कि हमने बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं की होती। ऐसे सिस्टम में हम लिख देते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, या मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की कि क्या क्या चीज आइसोलेटेड सिस्टम है और क्या क्या चीज नहीं है। सबसे पहले बात की जाती है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर की, कि वो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, तो वो आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर कंस्टिट्यूट एन आइसोलेटेड सिस्टम। दूसरी एक बहुत कॉमन चीज हम पढ़ते रहेंगे कि दो बॉल्स जो हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं। ठीक है, तो इनकी कोलिजन आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं। तो इसमें अगर कंडीशन लगी हो कि फ्रिक्शन जो है वो जीरो है तो फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। और अगर इस सिस्टम में फ्रिक्शन आ जाती है तो इंटरनल फोर्स आ जाती है, एक्सटर्नल फोर्स आ जाती है, और फिर ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। फाइनली एक बात कर लेते हैं बॉम्ब शेल की, कि बॉम्ब शेल एक्सप्लोड करता है और दो पीसेस में उड़ता है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो जी स्टूडेंट्स ये आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि इसमें एक्सप्लोजन में बाहर से कोई फोर्स नहीं आई, ये इंटरनल फोर्स थी। तो ये कुछ एग्जांपल हो गई आइसोलेटेड की, और एक हमने देख ली नॉन आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल। आगे जो है हम आते हैं जी बेसिक से स्टार्ट करते हैं और थोड़ी मुश्किल चीजों की तरफ जाते हैं। ठीक है, बेसिक एक इक्वेशन है हमारे पास, उसको सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास दो बॉल्स हैं। फर्स्ट बॉल का मास m1 है और ये जा रही है v1 वेलोसिटी से, और सेकंड बॉल का मास जो है वो m2 है और ये जा रही है v2 वेलोसिटी से, और v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, यानी कि जो फर्स्ट बॉल है वो सेकंड को चेस कर सकती है। इन दोनों की कोलिजन होती है आपस में, और ये मूव करने लग जाते हैं v1 डैश से, और m2 मूव करने लग जाता है v2 डैश से। ठीक है, तो यहां पर जो एब्रीविएशंस मैंने यूज की हैं उसमें मेरे पास m1 जो है वो मास ऑफ फर्स्ट बॉडी है, जो m2 है वो है मास ऑफ सेकंड बॉडी, जो v1 और v2 हैं वो हैं वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन की, और जो v1 डैश और v2 डैश है वो है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन की। और स्टूडेंट्स आगे भी मैं जहां पर v1 डैश या v2 डैश यूज करूंगा तो वो मेरा आफ्टर कोलिजन होगा। ठीक है, तो मैंने अभी आप लोगों को इससे लिखवा दिया कि आगे आने वाले टॉपिक्स में जब मैं ये सिंबल्स यूज करूं तो आपको पता होगा किस सिंबल का क्या मतलब है। अच्छा,
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, क्योंकि इधर मैंने फ्रिक्शन जीरो कंसिडर किया, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम के मुताबिक इनिशियल मोमेंटम जो है वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से मैं लिख सकता हूं कि m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन है जिससे हमारे पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, लेकिन इतने आते नहीं हैं। मैंने पर्सनली इस इक्वेशन से एमसीक्यूज काफी कम आते देखे। और ये जो कोलिजन वाली सारे जो हमारे पास एमसीक्यूज वगैरह हैं, ये हम क्लियर करेंगे इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। लेकिन इससे हमारे पास सवाल आ क्या सकते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले सिनेरियो से, जो कि है रॉकेट का फिनोमेना, ठीक है। तो रॉकेट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, रॉकेट इस तरह से होता है कि एक अगर रॉकेट है, ठीक है, तो वो गैसेस प्रोपेल करता है, ठीक है। वो क्या करेगा कि गैसेस को प्रोपेल करेगा डाउनवर्ड, यहां से गैसेस आएंगी और ये उसके रिजल्ट में ऊपर जाएगा, ठीक है। तो जितने मोमेंटम से गैसेस नीचे आएंगी उतने ही मोमेंटम से रॉकेट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ले लूं तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल होगा फाइनल के। इनिशियल मोमेंटम जो है वो है 0, ठीक है। और फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा P ऑफ रॉकेट प्लस P ऑफ गैसेस। लेकिन इसको मैं यहां पर माइनस करूंगा क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। या मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैसेस। इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकता हूं कि मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ गैसेस इनटू मास ऑफ गैसेस। अब इन चारों चीजों में से जो चीज आपसे ज्यादातर पूछी जाती है होती है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ रॉकेट कितनी होगी। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट की इक्वेशन आपके पास आ जाएगी मास ऑफ गैसेस इनटू वेलोसिटी ऑफ गैसेस डिवाइडेड बाय मास ऑफ रॉकेट, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से क्या होगा, रॉकेट हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये है हमारे पास रॉकेट की कहानी, ठीक है। रॉकेट के अलावा अगली जो चीज आ सकती है वो आ सकती है आपसे रिकॉइल ऑफ गन की, कि गन के रिकॉइल की वेलोसिटी बता दें। तो गन के रिकॉइल की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या है कि गन जो है एक, उसके अंदर होता है बुलेट, ठीक है, और इन दोनों का इनिशियल मोमेंटम होता है 0, ठीक है। फिर क्या होता है कि जब ये बुलेट बाहर की तरफ आता है तो जितने मोमेंटम से बुलेट बाहर की तरफ आता है उतने ही मोमेंटम से रॉकेट पीछे की तरफ जाता, सॉरी रॉकेट नहीं, ये गन जो है आपकी ये पीछे की तरफ जाती है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट, या अगेन इसको उसी तरह लिखा जा सकता है कि मास ऑफ गन इंटू मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इसमें जो चीज आपसे पूछी जाती है वो लिखा होता है कि फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी। अब इसमें से रिकॉइल वेलोसिटी कौन सी है, तो स्टूडेंट्स वेलोसिटी ऑफ गन, यानी कि जितनी वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ गन की इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, रिकॉइल वेलोसिटी। अगली चीज पे जाते हैं, देखते हैं। तो वो कुछ सवाल इस तरह का होता है कि एक ट्रक है हमारे पास और एक कार है, और क्या होता है कि ये ट्रक आता है और इस कार को हिट करता है, और यहां पर लिखा होता है कि दे स्टिक टुगेदर, यानी कि जुड़ गए हैं,
ठीक है। और अब स्टिक टुगेदर करने के बाद हमें क्या पूछा जाता है कि इनकी कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करके। ठीक है, मैं कहता हूं जी कि कैपिटल एम जो है वो मेरे पास ट्रक की वेलोसिटी है, और स्मॉल एम जो है, सॉरी मैस है, और स्मॉल एम जो है वो मेरे पास क्या है, कार का। फिर V1 जो है वो मेरे पास ट्रक है, और V2 जो है वो मेरे पास क्या है, कार है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर अब हम यहां पर फाइंड करना चाहें कि ये हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो इसका ये हल है कि मैं लिखूं कि इनिशियल मोमेंटम जो है वो इक्वल है फाइनल मोमेंटम के। ठीक है, अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं तो इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, ट्रक का मोमेंटम है, और साथ जो है वो है हमारे पास कार का मोमेंटम। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ है कि ट्रक और कार स्टिक हो गए हैं। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ट्रक का मैस और कार का मैस इकट्ठा हो गए हैं, और हमारे पास एक कंबाइंड वेलोसिटी आ गई है जिसको मैं v से लिख देता हूं। ठीक है, तो अब अगर मुझे कंबाइंड वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि m1 कैपिटल M v1 प्लस m v2 डिवाइडेड बाय m प्लस m। ठीक है, तो यह आ जाएगी मेरे पास कंबाइंड वेलोसिटी। अब इसमें ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा चेंज आ सकता है अगर ये सवाल इस तरह से आ जाए। सेम यही सवाल होगा, सिर्फ फर्क ये होगा कि यहां पर कार जो है वो टूवर्ड्स ट्रक मूव कर रही होगी। तब क्या होगा, तब ये होगा स्टूडेंट्स कि आपकी इक्वेशन कुछ चेंज होके इस तरह से हो जाएगी कि m1 v1 प्लस m2 और v के साथ लग जाएगा माइनस। क्यों माइनस लग जाएगा, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब माइनस लग जाएगा तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी कि m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m प्लस m इंटू v, और v हो जाएगा m v1 माइनस m v2 डिवाइडेड बाय m प्लस m हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी दो वेरिएशंस हैं जो मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। तो कॉमनली यही देखा गया है कि इन्हीं सवालों में से सवाल आ रहे होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के। ठीक है,